बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ बसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ बसी टीवी। नाजरीन, दो इशू हैं सबसे बड़े। एक क्लाइमेटिक चेंज, जिसका मतलब ये है कि मैंने मकई की फसल लगाई और ऐन उस वक्त जब पॉलिनेशन का वक्त था, टेम्परेचर 38 हो गया और उसने उड़ा कर रख दिया। दूसरा ये है कि मैं खादों पे खादें इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने ज़मीन को अफ्यून पर इस तरह लगा दिया है कि अब खाद के साथ भी मेरी पैदावार आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आती जा रही है। तो लिहाज़ा हर चीज़ का एक तोड़ है और वो तोड़ है कि हम अपनी फसलों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स पर और ऑर्गेनिक सिस्टम की तरफ लेकर जाएँ। मेरे सामने एक मिसाल है और वो मेरे ही एक अज़ीज़ हैं, डॉक्टर अबुल फ़ज़ल। उनका 175 एकड़ का फ़ार्म है, जंडियाला रोड, शेखुपुरा। उनको इस तरफ लाने वाले तो क्रेडिट जाता है मुश्ताक गिल साहब को और एक शाह सादिक साहब हैं, जो इनको इस तरफ लेकर आए हैं कि ऑर्गेनिक खेती कैसे करनी है। ये लास्ट जब ये राइस की क्रॉप टॉप पर थी, मैं वहाँ पर गया तो उनके करीब ही एक फार्म है इंटरलूप, जिसके पास कोई 5,000 के करीब गायें हैं और वो सारा के सारा गोबर जो है उसका गाग एक ही है और वो है डॉक्टर अबुल फजल। और हमने वहाँ पर देखी है कि वो केचवे, अर्थवर्म्स वहाँ हर फील्ड के अंदर मौजूद थे और वो फसल इतनी ताकतवर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। और मैंने एक और बात को नोट किया, वो ये है कि हमारे जाने से 2 दिन पहले वहाँ जक्कड़ अंधेरी आई थी और वो इलाका जो उनका नहीं था और दूसरी तरफ था जहाँ वो अर्थवर्म की इस्तेमाल नहीं था, वो फसल कद में छोटी थी लेकिन नीचे लेटी पड़ी थी और ये कद में बड़ी थी और सर पर खड़ी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे छोटे भाई डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब आज मेरे साथ हैं और नंबर 1 ऑर्गेनिक के नाम से रहीम यार खान में एक ये फर्म चला रहे हैं, इसी बात के लिए कि हम अर्थवर्म को बेहतरीन तरीके से अपने फार्म पर किस तरह पैदा कर सकते हैं और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं, इनको निकाल कर हम इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं और अपनी पैदावार हम उससे ज़्यादा ले सकते हैं जो हम धड़ाधड़ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। उसके नतीजे के अंदर एक तो माहौल अच्छा बनेगा, दूसरा उसके नज़दीक क्लाइमेटिक चेंज के मुकाबला जो है फसल अच्छे तरीके से कर सकेगी, तीसरी उसके नज़दीक कास्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगी और चौथी उसके नज़दीक आपकी पैदावार बढ़ेगी। तो मैं बड़ा खुश हूँ। यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हम असल फार्मूला अपने सगे भाई को भी नहीं बताते। आज हम दो सौतेले भाई आप लोगों को बता रहे हैं कि अर्थवर्म आप अपने फार्म पर कैसे बना सकते हैं। डॉक्टर आसिफ साहब खुद इस कारोबार को चला रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, नंबर 1 ऑर्गेनिक्स के नाम से। नीचे इनका टेलीफोन नंबर चल रहा है। 2 काम है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो जानकारी भी आपको वहाँ से आपको मिल सकती है। ये ट्रेनिंग्स का बंदोबस्त भी कर सकते हैं और अगर आपने ख़रीदना हो तो वो भी आपको अवेलेबल होगा। तो मैं वेलकम करता हूँ, खुशामदीद, जी आया नो डॉक्टर आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जज़ाकल्लाह वसी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक़्त दिया है और अपने किसान दोस्तों तक अपनी बात रखने का मौका इनायत फरमाया है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ है जी। मैं बीएचएमएस डॉक्टर हूँ और एग्रीकल्चर की फ़ील्ड से मेरा ताल्लुक सिर्फ़ इतना है कि हम लोग गुज़श्ता 7 साल से यानी कुछ 2018 से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, वो ना सिर्फ़ खुद तैयार करके पूरे पाकिस्तान में उसकी सप्लाई दे रहे हैं, बल्कि आप हमने आज तक मुख्तलिफ़ सेट तादाद में जो है वो फार्मर्स जो कि वर्मी कंपोस्टिंग करना चाह रहे हैं या अपने फार्म के ऊपर खुद से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए मुफ़्त में ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं और उनको ये सेटअप लगा के दिए हैं ताकि वो वर्मी कंपोस्ट बनाने के मामले में खुद कफ़ील हो सकें। ठीक है, माशाल्लाह। अब मुझे आप ये बताइएगा कि ये तो आपका ये तो नीचे टेलीफ़ोन चल रहा है और हमने जिस मेरे भाई को, किसी फार्मर को पाकिस्तान में किसी जगह पर भी अगर वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत है, वो आपसे राब्ता करके ख़रीद सकता है।
लेकिन आज का प्रोग्राम जिस तरह आपने फरमाया है कि आप फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं, आज का प्रोग्राम इस प्लेटफ़ॉर्म से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से स्टार्ट कर रहा है एक आम फार्मर जिसके पास 20 या 25 जानवर हैं और फिर आगे तादाद की कोई हद नहीं है, वो अपने फार्म पर किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकता है? जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छा सवाल है वसी साहब। ये वर्मी कंपोस्टिंग हमारे आने वाले वक़्त की ज़रूरत है, क्योंकि केमिकल खादें डाल के ना सिर्फ़ हमारी जेब खाली होती जा रही है, बल्कि हमारी ज़मीनें भी बाँझ हो तमाम की तमाम हमारे पौधे को या हमारी फसल को दस्तयाब नहीं होती। उसकी काफ़ी मिक़दार जो है, या तो ज़मीन में जाके फ़िक्स हो जाती है, या वो हवा में इवेपोरेट होके ज़ाया हो जाती है। और उसके साथ जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, वो ये हो रहा है कि ज़मीन का जो कुदरती माहौल था, वो तबाह हम करते जा रहे हैं। और जो कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कुदरती तौर पे काश्तकारी के हवाले से, कि ज़मीनों की निदाई-गुडाई के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास किस्म के केंचुए पैदा किए, जो कि मट्टी खाने वाले केंचुए होते हैं और ज़मीन के अंदर रहते हैं और ज़मीन के अंदर ही पलते-बढ़ते हैं। हर केंचुआ जो कि 5 साल की उम्र का, उसका एक तखमीना लगाया गया है कि आइडियल सिचुएशन में उसकी तकरीबन 5 साल उम्र होती है। वो अपने 5 साल के अंदर ज़मीन में हर दफ़ा जब 9 फीट नीचे तक जाता है और दोबारा ऊपर आता है, तो वो इतनी ज़मीन को नरम कर देता है, जितना हम ट्रैक्टर में सैकड़ों रुपए का डीज़ल डाल के और हम ज़मीन की गुड़ाई या निराई करते हैं। उस सहूलत को हम लोग अपने हाथों से केमिकल खादों की मदद से ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि जब हम यूरिया या दूसरी केमिकल खादें ज़मीन में डालते हैं, तो ज़मीन के अंदर ये जो कुदरती तौर पे गोडी करने वाले केंचुए होते हैं, की तादाद कम हो जाती है, ये ज़ाया हो जाते हैं उनकी केमिकल खादों के ज़हरीले असरात की वजह से। तो इसको दोबारा रिवाइव करने के लिए या इनकी मिकदार को बढ़ाने के लिए, इनकी तादाद को बढ़ाने के लिए हमें एक तो ये केमिकल खादें जो हैं, इनका इस्तेमाल इसको बंद करना होगा, इसको कम से कम करना होगा। और उसके साथ-साथ हमें ज़मीन के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने के लिए और वो वेस्ट क्रिएट करने के लिए, जिसको पाने के लिए ये ज़मीन की गुडाई वाले केंचुए ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं, हमें कुछ ना कुछ ऐसी इनपुट उसमें डालनी पड़ती है, जो कि हमारे ज़मीन के स्ट्रक्चर को, उसके अंदर उसका बायोटा है, उसको बेहतरीन तरीके से दोबारा रिवाइव कर सके। और ये हमें वर्मी कंपोस्ट से बेहतरीन कोई और ऐसी चीज़ नहीं मिलती, जिसको हम ज़मीन में शामिल करें, तो वो हमारी ज़मीन का केंचुआ रिवाइव हो सके और दोबारा से जो है वो ज़मीनों की कुदरती जो वो उसकी पोरोसिटी है और उसकी जो गोडी है, वो कुदरती तरीके से हो सकती है। तो हम स्टार्ट कैसे करें? एक आम फार्मर, एक तो ये है कि आपसे जहाँ उसको प्रॉब्लम आता है वो टेलीफ़ोन के ज़रिए आपसे रहनुमाई हासिल कर सकता है। एक ये है कि जनरल रूल जो है कि मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ और मेरा फार्म भी मौजूद है, छोटा-मोटा, छोटा है, बड़ा है, नो प्रॉब्लम, वहाँ मैं वर्मी कंपोस्ट के लिए मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है? जी, मैं बताने की कोशिश करता हूँ जी, कि ये जो वर्मी कंपोस्ट है, निहायत ही सादा काम है। थोड़ी-सी ट्रेनिंग इसमें अगर बंदा ले ले, तो इसका मॉइस्चर मेंटेन रखना है, जो इसका गोबर इसका रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो उसको पहले प्री ट्रीटमेंट कैसे करनी है, अगर किसान वो सीख लेता है, तो यकीन मानिए कि इस काम में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो हमारे फार्मर जो है, वो आम तौर पे अपने घरों में, अपने इलाके में ना कर सकें। गाय-भैंस का गोबर ताज़ा, जो कि 10-15 दिन पुराना होता है, उसको वर्मी कंपोस्टिंग के लिए बेहतरीन माना जाता है। ऐसा गोबर जो कि 1 या डेढ़ या 2 महीने पुराना है, उसके अंदर नमी का तनासब कम हो चुका होता है, और 6 महीने, साल पुराना जो गोबर होता है, वो कुदरती तौर पे डिकम्पोज़ होना शुरू हो चुका होता है, जो कि हमारे वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का गोबर नहीं गिना जाता है। इसलिए 10, 15, 20 दिन पुराना गोबर, जो ताज़ा गोबर होता है, उसको लेने के बाद उसकी एक प्री ट्रीटमेंट होती है 2 से 3 दिन की, कि जिसमें उसके अंदर से उसकी गरमाइश और उसकी गैस को, मीथेन जो उसके अंदर गैस होती है, उसको रिड्यूस किया जाता है, उसको कम से कम किया जाता है। जब वो मिनिमाइज़ कर लिया जाता है, तो उसके बेडनुमा शक्ल में, जैसे कच्ची कब्र होती है, इस तरह कब्रनुमा शक्ल में उसके ढेर लगा दिए जाते हैं। अगर आप अपने दोस्तों को दिखाना चाहें, तो मैं थोड़ा-सा आपको उसका एक मॉडल दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ये अगर आप देखें, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये पहले इस तरह से ये गोबर जो है, रॉ मटेरियल जो है, ये हमारे फार्म पे आता है। इस गोबर को जो है,
वो हमने ठंडा करना होता है। इसके अंदर से गैस और इसके अंदर से गर्माइश जो है, वो ख़त्म कर दी जाती है। उसके लिए एक 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है, जो कि हम फ्री में ट्रेनिंग जब देते हैं अपने फार्मर्स को, तो उसमें हम ये उनकी लेबर को अच्छे तरीके से ये सिखा देते हैं। जब ये गोबर ठंडा हो जाता है, इसमें से गैस और इसमें से इसकी गर्माइश ख़त्म हो जाती है, फिर इसके जो है वो ये जो आप नेक्स्ट स्टेप पे देख रहे हैं, इस तरीके से ढेर लगा दिए जाते हैं लंबे कबरनुमा शक्ल में, जो कि चौड़ाई में 4 फीट होते हैं और लंबाई में रनिंग जो उसकी पैमाइश है, वो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको 10, 20 या 50 फीट के करीब रख सकते हैं। और फिर इसके अंदर जो है वो मखसूस नस्ल के केंचुए, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये केंचुए होते हैं, जो कि इसके अंदर छोड़ दिए जाते हैं। ये केंचुए इसको खाना शुरू कर देते हैं इस गोबर को, और इसकी फर्टिलाइज़र बननी शुरू हो जाती है। जब ये खाद मुकम्मल तौर पे रेडी हो जाती है, ये सारा प्रोसेस जो है वो 2 से ढाई महीने का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर ये तमाम जो गोबर डाला जाता है इसके अंदर बेड के अंदर, वो उसको केंचुए खा के डिकम्पोज़ कर देते हैं और उसकी खाद बन जाती है जी। जब वो खाद बन जाती है, तो उसको ड्राई करके छाना जाता है मुख्तलिफ छानों के ज़रिए से, और फिर उसको पैक किया जाता है। अब ये आपने एक वो बहुत डेमोंस्ट्रेशन आपने बहुत प्यारी दी है। इसमें एक लफ्ज़ आपने कहा था कि प्री ट्रीटमेंट, कि वो आपने 15 दिन का गोबर लेकर आपने उसके बाद 3 दिन के लिए कोई प्री ट्रीटमेंट आपने उसकी की। वो प्री ट्रीटमेंट क्या थी? जी, ये हाफ़िज़ साहब, ये जो प्री ट्रीटमेंट है, इसका मकसद तो सिर्फ़ यही है कि गोबर को ठंडा कर लिया जाए, और उसके अंदर अगर कोई, क्योंकि आम तौर पे जो हमारी गाँव देहात में प्रैक्टिस होती है, वो यही होती है कि गोबर को एक जगह पे डंप कर दिया जाता है। तो जब उसको डंप किया जाता है, उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाती है और गोबर जो है वो अंदर से गर्म होना शुरू हो जाता है। ये जो गर्म गोबर है, ये केंचुए की सेहत के लिए, ये जो मखसूस नस्ल के केंचुए गोबर को खाने के लिए या वर्मी कंपोस्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये इनके लिए नामुनासिब होते हैं, और जो ज़हरीली गैसें उसके अंदर पैदा हो जाती हैं, उसके अंदर ये केंचुए मर सकते हैं। तो मेन मकसद इस प्री ट्रीटमेंट का सिर्फ़ इतना ही है कि उस गोबर को ठंडा कर लिया जाए, और वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। उसमें सिर्फ़ पानी की मदद हम लेते हैं। पानी का छिड़काव किया जाता है उस गोबर के ऊपर, और उसकी परटाई, यानी कि 2-3 दफ़ा पानी छिड़का के और फिर उसकी परटाई कर दी जाती है। ये प्रोसेस 2-3 मरतबा दोहराने से गोबर जो है वो अच्छे से ठंडा हो जाता है और उसकी गैस रिलीज़ हो जाती है। सर थैंक यू वेरी मच सर। मैं कई लोगों से बात करता हूँ और पता नहीं वो कहीं से मुतासिर हुए होते हैं। ख़ास तौर पर जब बात होती है कि बैक्टीरिया बनाने की, तो वो ये बताते हैं कि एक तो जो विलायती गाय हैं, उनका गोबर नहीं लेना, और दूसरा वो ये कहते हैं कि देसी गाय का गोबर लेना है और भैंस का आप ले सकते हैं। इसमें इस किस्म की कोई चीज़ है या नहीं है? कि या कि कोई भी किसी किस्म की गाय हो, भैंस हो, बकरियाँ हो, भेड़ें हो, यानी कि जो भी जिस किस्म का गोबर जानवरों का अवेलेबल हो, वो सारा इस्तेमाल हो सकता है या कोई इसमें ख़ास एहतियात बरतनी है? सर, ये जो ये ऐसे मिथ्स बना दी जाती हैं मुख्तलिफ तरह की, वर्मी कंपोस्टिंग कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो देसी गाय हमारे लिए देसी है, अगर वो देसी गाय इंग्लैंड में होगी तो उनके लिए वो देसी नहीं होगी, उनके लिए वो वलैती गाय होगी। और सेम इसी तरह से जो वलैती गाय इंग्लैंड में देसी है, वो यहाँ पे आके वो हमारे लिए वलायती हो जाएगी। केंचुआ ये नहीं देखता कि ये गोबर जो है वो देसी गाय का है या वलैती गाय का है। कोई भी जानवर जिसका गोबर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ईज़िली हमारे पास अवेलेबल है, उसको हमें बिल्कुल इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, और इसमें कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। गोबर, गोबर ही है, चाहे वो गाय का है या भैंस का है, उसमें एनपीके में थोड़ी बहुत फ़र्क आ सकता है। कुछ जानवर ऐसे हैं, जैसे आप अगर घोड़े का उज़ला जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, या रैबिट मैन्योर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर हमें जो एनपीके की रेशो है या दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी रेशो में फ़र्क हमें मिल सकता है। बाकी कोई ऐसा इश्यू नहीं है, भेड़-बकरी की मेमनियाँ हैं, या गाय-भैंस का गोबर है, या वलैती गाय हैं, उनका गोबर है, तमाम तरह का गोबर इस मामले में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ये डॉक्टर साहब आपने मैं अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। आप बहुत यंग हैं और आपने बहुत कुछ काम करना है। मुझे आप ये बताइएगा कि मैंने गोबर भी इकट्ठा कर लिया, मैंने प्री ट्रीटमेंट भी कर ली और मैंने उसको कब्रनुमा शक्ल भी दे दी। अब मुझे कौन-कौन सी एहतियात करनी है उस 2 महीने, ढाई महीने में जो आपने पीरियड बताया है, जिसमें आगे केचुओं ने या अर्थवर्म्स ने मल्टीप्लाई करना है।
कौन-कौन सी एहतियात जो है वो मेरा फ़ायदा दे सकती है और कौन-कौन सी बेएहतियाती जो है मेरा बेड़ा गर्क कर सकती है? ये मेरे ख्याल में वर्मी कंपोस्टिंग के काम में ये सबसे अहम सवाल है जो आपने फरमाया है। अब हमारा एक रूटीन ये बन जाती है कि हम ब्लेम गेम की तरफ चले जाते हैं अगर गलती हमसे। ये बदकिस्मती है। थैंक यू वेरी मच। हमारा मेन प्रॉब्लम यही है कि हमने अपना काम सही तरीके से नहीं करना और ब्लेम गेम हमने ये करनी है कि ये वो जो नाई आ गया था उसकी आँख में जादू था और ये उसकी वजह से उसकी नज़र लग गई और सारा काम ख़राब हो गया। जी, बिल्कुल ऐसे है। जी, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें अगर उसके ऊपर फ़ोकस रखें, तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि वर्मी कंपोस्टिंग जितना आसान काम है, इतना शायद ही कोई काम होगा और इससे हमें जितना फ़ायदा है कि हमारा फार्मर जो है, वो केमिकल खादों से और दूसरी तमाम तरह की इनपुट से आज़ाद हो सकता है। वो अपने फार्म पे ही एक समझे फैक्ट्री लगा सकता है वर्मी कंपोस्ट की या ऑर्गेनिक खाद की। ना सिर्फ़ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है, बल्कि वो इर्द-गिर्द के किसानों को भी दे सकता है। और इसकी इतनी माँग है, इतनी ज़रूरत है कि अगर ये हर इलाके के हर गाँव में भी वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट हो जाए, तो तब भी ये किसी की ना तो रोज़ी पे इससे कोई लात मारी जा सकती है और ना ही ये काम इसकी डिमांड पूरी की जा सकती है। क्योंकि हमें 7 साल हो गए ये काम करते हुए और अब तक हम सैकड़ों की तादाद में ऐसे फार्मर्स और ऐसे लोग हैं जो कि अब हमारे से सीख के और हमारी ही तरह वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं और आगे पूरे पाकिस्तान में सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन हमें उनके काम से किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि हमारा रिज़्क कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो है वो बिल्कुल इसको आसानी के साथ किया जा सकता है और इसके जो छोटे-छोटे चीज़ें हैं वो मैं अभी आपके गोशगुज़ार कर देता हूँ, जिस पे अमल करके सक्सेस हम वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। जी, हुक्म जनाब। बहुत प्यारी एक तो बात मुझे बड़ी पसंद आई है कि आप ये फरमा रहे हैं कि हमने जितना लोगों को तैयार किया है और लोगों ने आगे अपना-अपना कारोबार शुरू किया है, तैयार करना शुरू किया, आपके कारोबार में बरकत हुई है। ये सिर्फ़ इसलिए ये बात नहीं कर रहा दीनी या मज़हबी लिहाज़ से, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि नंबर 1 ऑर्गेनिक्स अल्हम्दुलिल्लाह एससीसीपी से एक मंज़ूरशुदा कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। रहीम यार खान चैम्बर में हम लोग रजिस्टर्ड हैं और हमारी जो है वो मेंबरशिप कॉर्पोरेट मेंबरशिप है हमारे पास और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉर्पोरेट मेंबरशिप जो है वो किस तरह की फ़र्म के जो है वो मेंबरशिप मिलती है उसको। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है वो रोज़ ब-रोज़ बढ़ रहा है, जैसे-जैसे अवेयरनेस लोगों में आ रही है, वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत हर फार्मर को हर जगह पे। सर, मैं एप्रिशिएट करता हूँ आपकी बात को और मैं इसको लिंक करता हूँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कि वो मदीने शरीफ में एक मरतबा कैद पड़ गया और इनके ऊँट जो हैं, वो गले से लदे हुए थे और उस वक़्त कहा गया कि जी आप जो मर्ज़ी कीमत लें। तो उन्होंने बताया कि मैं अल्लाह ताला के साथ कारोबार करना चाहता हूँ और ये मैं फ्री दूँगा लोगों को। तो ये आपकी बात जो है वो उसको एंश्योर करती है कि जब आप एक नेक काम अल्लाह के नाम के ऊपर लोगों की भलाई के लिए करते हैं, तो इन रिटर्न अल्लाह ताला खुद ब खुद उसमें बरकत डालता है। जो एक टिपिकल एग्ज़ाम्पल जो है, वो आपकी नंबर 1 ऑर्गेनिक की है। मुझे एससीपी, सीपी की इम्पोर्टेंस का भी पता है। मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इम्पोर्टेंस का भी पता है और मुझे पता है कि वो जैसे लोगों को वहाँ दाखिल नहीं होने दिया जाता। ये इस बात की ज़मानत है कि आपकी कंपनी माशाल्लाह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है। अल्लाह ताला इसमें और बरकत डाले। अब मुझे आप वो एहतियात बताएँ जिसके ऊपर हमारे किसान को गलतियाँ करते हैं और किया कराया काम बिगड़ जाता है। सर, जो सबसे बड़ा इसका मामला है जिसमें हम समझते हैं कि हमारा फार्मर गलती कर जाता है, वो वही 3-4 दिन हैं जिसमें हमने प्री ट्रीटमेंट करनी है गोबर की। गोबर की सिलेक्शन और उसकी जो उसकी तैयारी है, उस मरहले पर अगर हमारी थोड़ी-सी भी कमी हो जाती है या कमी रह जाती है, तो हमारा सारा किया कराया, चाहे हम उसमें जितना भी अच्छे से अच्छा वर्म डाल दें और जितनी भी अच्छी से अच्छी उसकी केयर कर लें, अगर उसके अंदर ज़हरीली गैसें मौजूद हैं और उसकी जो है वो प्रॉपर तरीके से हीट रिड्यूस नहीं हुई, तो ये डेफ़िनेटली वो केंचुआ जो है वो उसमें अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकेगा और जब वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकेगा तो वो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, ब्रीडिंग भी नहीं कर सकेगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो मैं समझता हूँ या मैंने अपने 7 साला वर्मी कंपोस्टिंग के करियर में जो है वो देखा है या नोटिस किया है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इस फ़ील्ड में उसी वक़्त आता है जब हम प्रॉपर तरीके से प्री ट्रीटमेंट नहीं करते गोबर की या उसकी सिलेक्शन में कोई कमी रखते। क्योंकि इसके बाद जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है, वो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तलब नहीं है। उसके बाद का प्रोसेस ज़रा बता दीजिएगा।
जी जब हमने इसकी सिलेक्शन कर ली सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर हमने बेहतरीन गोबर जो कि 10-15 दिन पुराना हो, इसको हम इसलिए बेहतरीन कहते हैं कि इसमें काफ़ी हद तक गैस जो है वो रिड्यूस हो चुकी होती है। दूसरा इसके अंदर कुछ न कुछ नमी मौजूद होती है, हमारे वर्कर या हमारी जो लेबर है उसका काम कम हो जाता है, इसके अंदर मॉइस्चर ऐड करना आसान हो जाता है। थोड़ी देर पानी चलाएँ या मोटर चलाएँ तो हमारा वो जो गोबर है उसको प्रॉपर मॉइस्चर मिल जाता है और वो हमारे प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। सबसे पहले अच्छे गोबर की सिलेक्शन है और उसके बाद उसकी मेहनत है 3 दिन की, उसकी बार-बार पलटाई है और उसके ऊपर पानी का छिड़काव है। अब हमने ये जो प्रोसेस कर लिया, उसको चेक कर लिया कि ये ठंडा हो गया है गोबर अच्छे से, फिर उसके बाद हम उसके जब बेड बना देते हैं, वहाँ तक हमारा मेहनत का काम जो है, वो स्टॉप हो जाता है। बेड बनाने के बाद एक दफ़ा हमने उसके ऊपर केचुआ छोड़ा और उसको अंधेरा माहौल दे दिया, यानी कि उसके ऊपर मल्चिंग कर दी। चाहे हम पराली वगैरह के साथ उसकी मल्चिंग कर सकते हैं, चाहें तो हम उसके ऊपर पुरानी बोरियाँ वगैरह जो हैं कटी-फटी जूट की बोरी होती है, वो बिछा सकते हैं या कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट हमारे पास अगर पड़ी है, कोई खेतों से निकली हुई कोई कुंदर है या कोई काना है, सिर है, कोई और चीज़ है जिसके साथ हम उसको ढाँप सकते हैं। यहाँ तक कि गन्ने का जो छिलका है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। कई ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे फार्मर्स अपने खुद इर्द-गिर्द से ही उसको इकट्ठा करके उसको ढाँपने का एक जो है वो प्रोसेस मुकम्मल कर सकते हैं। तो वो करने के बाद हमारा काम तकरीबन ख़त्म हो जाता है। फिर हमने उसको 2 ढाई महीने तक केंचुए के हवाले करने के बाद सिर्फ़ पानी का छिड़काव उसके ऊपर करना है, यानी उस केंचुए को पानी हमने पिलाते रहना है, बाकी काम उसका अपने आप ही होता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे चलने से पहले एक मेरा छोटा-सा सवाल है। मेरे पास गोबर भी है, अगर वहाँ दाएँ-बाएँ कुछ इस किस्म की चीज़ जिस तरह आप फसलों की बाक़ियात जो दाएँ-बाएँ आम तौर पर फ़ार्म पर होती हैं, क्या मैं उसमें मिला सकता हूँ? जी, बिल्कुल आप उसको मिला सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये कंडीशनल नहीं है, ये आपने ज़हन में रखना है। वर्मी कंपोस्टिंग के काम में आप जितनी मुश्किल पैदा करते जाएँगे, उतना आपका काम तवील लंबा होता जाएगा, प्रोसेस बढ़ता रहेगा, मशीनरी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी और कम खर्चे में होने वाला काम महँगा हो जाएगा। मैं आपको इसकी मिसाल यूँ देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास इर्द-गिर्द कोई घास या कोई ऐसी जड़ी-बूटी है जिसको आप चाह रहे हैं कि ख़त्म किया जाए, तो उसको पहले तो लेबर लगा के आप कलेक्ट करवाएँगे। कलेक्शन के बाद फिर आप उसको चॉपिंग करवाएँगे, उसको क्रश करेंगे। क्रशिंग के बाद फिर आप उसको जो है वो उसका एक मखसूस पोर्शन गोबर के अंदर शामिल कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने सारे का सारा घास या जड़ी-बूटी ली और उसके अंदर आपने केंचुआ छोड़ दिया। ये पॉसिबल नहीं है, काफ़ी मुश्किल व काम है जी। तो आप एक मखसूस पोर्शन तक उस मटीरियल को उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई छड़ियाँ आ जाती हैं कपास की या हमारे पास कोई और इस तरह की अपना फसलों की बाकियात आ जाती हैं, उनको हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन काम मैकेनिकल हो जाता है, उसमें मशीनरी इन्वॉल्व होती है और फिर उसके साथ उसका जो एक मंफी पहलू है, वो ये है कि वो जो जड़ी-बूटी होती है, उसका बीज कुछ ना कुछ रह जाता है, जो कि हमारा फ़ायदा देने की बजाय काफ़ी हद तक नुकसान का सबब भी बन सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे इस वक़्त कायदे-आज़म का एक फरमान याद आ रहा है। जब पाकिस्तान बन चुका ना, तो उन्होंने फरमाया कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों, जो आसान काम था वो हो चुका है और वो है पाकिस्तान बनना। अब मुश्किल काम बाकी रह गया और वो है पाकिस्तान को कायम रखना और इसको एक प्रोग्रेसिव स्टेट बनाना। अब मुझे आप बताइएगा, केचुए तैयार हो गए हैं, मैंने किस लिहाज से इसको अपने फील्ड में कितनी मिकदार में इस्तेमाल करने हैं और कैसे इस्तेमाल करने हैं? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये जो केंचुआ है, दुनिया भर में हाफ़िज़ साहब ये जो केंचुए हैं, इनकी अभी तक नाउन वैराइटीज़ जो हैं, वो कुछ 7,000 के लगभग हैं। 7,000 के करीब केंचुओं की नस्लें हैं, जिनके बारे में साइंसदान अभी उनके बारे में जान चुके हैं कि ये वैराइटीज़ अवेलेबल हैं। इन 7,000 नस्लों में से बहुत ही कम वैराइटीज़ या नस्लें ऐसी हैं केंचुओं की, जो कि गोबर वगैरह को या ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज़ करके खाद बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो खेतों में केंचुए होते हैं, अगर आप उनको कलेक्ट कर लें, वो हज़ारों की तादाद में कई जगहों पे पाए जाते हैं। लेकिन अगर उनको कलेक्ट करके आप गोबर के अंदर छोड़ दें, तो वो उसके अंदर ज़िंदा नहीं रह सकते, वो चंद दिनों में ही मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह ये जो नस्लें 4 ऐसी नस्लें 7,000 में से, जिनको वर्मी कंपोस्टिंग के लिए बेहतरीन माना जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। इनमें जो सबसे आला नस्ल है, वो ऑस्ट्रेलियन नस्ल है।
जिसको रेड विगलर कहा जाता है। साइंटिफिक नेम जो है इसका आइसिनिया फाटिडा है। इसके अलावा 3 और नस्लें हैं जिनमें यूरोपियन नाइट क्रॉलर्स होते हैं, इसमें अफ्रीकन नाइट क्रॉलर्स होते हैं और इसके साथ-साथ इसमें इंडियन ब्लू के नाम से एक वर्म्स होते हैं, वो भी वर्मी कंपोस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में 85% तक जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है, वो ऑस्ट्रेलियन नस्ल के जो रेड विगलर्स हैं, सुर्ख रंग के केंचुए होते हैं। साइज़ इनका 3 से 4 इंच मैक्सिमम तक जाता है और ये केंचुए सबसे बेहतरीन गिने जाते हैं वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि ये काफ़ी हीट तक बर्दाश्त कर लेते हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर तक को ये बर्दाश्त कर लेते हैं, उसमें ज़िंदा रह सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर आ जाएँ ठंडे की तरफ तो ये 5-6 डिग्री टेम्परेचर तक ईज़िली सर्वाइव करते हैं, इनको कोई ऐसा टाइम ख़त्म होता जा रहा है, आप मुझे बताइएगा एक तो मिकदार और किस तरीके से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ पर एकड़ के हिसाब। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं टाइम की कमी को मरूज़े खातर रखते हुए थोड़ा-सा बता दूँ कि जब ये वर्मी कंपोस्ट रेडी हो जाती है, जैसे ये आप इसमें देख सकते हैं, तो ये इसको छान लिया जाता है। उन बेडों से उतार के इसको छान लिया जाता है और ये जो तैयार वर्मी कंपोस्ट है, इसके अंदर मॉइस्चर लेवल मेंटेन करने के बाद इसको जो है वो आप पर एकड़ फसल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुख्तलिफ फसलों में ये पर एकड़ जो है ये ऑर्गेनिक मैटर समझे इसके अंदर ऐड करना है और ये वर्मी कंपोस्ट ऐड करनी है। तो 1 टन वर्मी कंपोस्ट रिकमेंड की जाती है कि 1 एकड़ में आम नॉर्मल फसलों के लिए इस्तेमाल की जाए। तो ना सिर्फ़ हमारी ज़मीनों की क्वालिटी उसका ऑर्गेनिक मैटर भी बेहतर होता है, बल्कि जो फसल की रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी हो सकती है, जो उसको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो भी उसको मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब ये सवाल अब मेरा जो है आपसे, वो ये है कि मॉइस्चर परसेंटेज का लफ्ज़ आपने बार-बार इस्तेमाल किया है। मैं एक एग्रोनॉमिस्ट हूँ, अगर मैंने रोड्स ग्रास की है बनानी है तो मैं कहूँगा 12% मॉइस्चर। इसी तरीके से जब मकई को बेचते हैं ना, तो 12% मॉइस्चर की मकई जो है वो काबिल कबूल होती है। आपने बार-बार लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मॉइस्चर परसेंटेज को मेंटेन रखना है, उसका क्या मतलब है? ताकि मेरे नाज़रीन को पता चल सके कि इतना पानी डालना है, इतना पानी नहीं डालना। हाफ़िज़ साहब, ये मेरे ख़्याल में जितना भी ये हमने प्रोग्राम किया है, ये उसका सबसे अहम सवाल है और सबसे ज़रूरी चीज़ है। वर्मी कंपोस्टिंग में अगर आप मॉइस्चर कंटेंट को नहीं समझते, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप वर्मी कंपोस्टिंग में कामयाब हो सकते हैं। दुनिया भर में वर्मी कंपोस्टिंग के मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर बहुत सी जो है ना वो स्टडीज़ हो चुकी हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। देखा ये गया है कि जो बेड है जिसके अंदर वर्म्स ने ज़िंदा रहना है, उनको विगलिंग के लिए, क्योंकि ये वर्म कोई अपने मुँह से पानी नहीं पीता। इसकी पूरी जिल्द से पानी जो है वो डिफ्यूज़ होके इसके सिस्टम में शामिल होता है और इसके अंदर जो पोर्स होते हैं उसकी जिल्द के अंदर, वहाँ से पानी उसके अंदर जाता है और ये खुद भी 90% तक जो है वो पानी ही होता है। जब ये मरता है या डेड होता है तो उसके बाद इसका हमें पानी के अलावा कोई इसमें हड्डी या गोश्त नज़र नहीं आता किसी किस्म का। वो सब मलीदा बन के ज़ाया हो जाता है। तो ये जो मॉइस्चर है इसको मेंटेन रखने के लिए और इसका विगलिंग का जो इफ़ेक्ट है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए आपको इसका बेड का मॉइस्चर लेवल 70 टू 80% तक रखना पड़ता है। बेड जिसके अंदर ये केंचुए ने रहना है, उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो स्टडीज़ में ये नोट किया गया है, देखा गया है कि 70 टू 80% मॉइस्चर लेवल अगर रखा जाए तो वर्म्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा खुश भी रहते हैं, ज़्यादा अच्छे से ब्रीड भी करते हैं और ज़्यादा बेहतर हमें खाद भी बना के देते हैं। इसके बाद आ जाता है कि जो खाद बन गई, जब खाद बना दी उसने तो उस खाद को छानना है हमने डेफ़िनेटली, तो छानने के लिए उसका मॉइस्चर कंटेंट कम किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, उसके ऊपर जो पानी हम डेली छिड़काव कर रहे होते हैं वो बंद कर दिया जाता है। मॉइस्चर कंटेंट कम होता है तो वो छानने से ईज़िली पास आउट हो जाती है ना। जब वो छन जाती है, तो उसका मॉइस्चर दोबारा मेंटेन किया जाता है। उसके अंदर एटलीस्ट 30 से 45% तक मॉइस्चर कंटेंट रखा जाता है, ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है, वो मुसलसल एनहांस होती रहे। बैक्टीरिया आप जानते हैं कि हर 1 सेकंड में 1 से 8 हो रहे होते हैं, तो 8 से 64 हो रहे होते हैं और फिर इसी तरह 8 गुना बढ़ रहे होते हैं। तो उस कैपेसिटी को या उसकी जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है, उसको ऑप्टिमम लेवल पे रखने के लिए इसका मॉइस्चर लेवल जो है, वो बड़ा ही अहम है, जिसको मेंटेन रखना इंतहाई ज़रूरी है। डॉक्टर साहब मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, आपने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है और मेरे नाज़रीन ज़रा नोट करें नीचे डॉक्टर साहब का टेलीफ़ोन चल रहा है। आपको केंचुओं के बारे में, बनाने के बारे में, उसकी ख़रीद के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए
आपने केचुए खरीदने हो, अर्थवर्म और या वर्मी कंपोस्ट खरीदनी हो तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे दिल चाहता है कि बात करता जाऊँ और मैं सुनता जाऊँ, लेकिन हमारे पास कोई टाइम की भी कोई किल्लत है, एक कैद है जिसको हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। तो मैं आज के प्रोग्राम के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, होपफुली हमारी मुलाकात भी होगी और हम राब्ते में भी रहेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मैं इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब से शुक्रिया के साथ, क्योंकि इतना परफेक्ट किस्म का एक्सप्लेनेटरी लेक्चर मैंने पहले नहीं सुना, ये खुद मेरे इल्म में इजाफा हुआ है। तो डॉक्टर साहब, मैं फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आइंदा आने वाला वक्त जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका वाहिद हल वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल में है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।